अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? जी वो मैं बताता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 के एंगल से जरा जस्ट एक मिनट जी, जरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा जरा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर काइंडली बता दें 2 समझ आ गया? क्विक हो जाए जरा, स्पीड अप। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो क्लियर है? एक दो बातें कहीं उसमें जरा मैसेज सुन लेना यार। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू तो नहीं मेरा ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूँ। सबने अटेम्प्ट किया हुआ ना प्लीज? थोड़े से लोग करते हैं बेटा, इस तरह ना करें, छोटी छोटी चीजें नहीं आ जाती बीच में, इसलिए बेहतर है साथ साथ मेरे कर लेना। जी उबैदुल्ला साहब 10,000 मेरा ख्याल फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है सर, ना करें इस तरह प्लीज, छोटी छोटी चीजें सही देखा करें। उबैदुल्ला साहब ठीक है? उबैदुल्ला साहब प्लीज यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माय डियर। और सर किस सवाल में बात कर रहे हैं यार? उस पे कहाँ आ गया 1 लाख यार? कौन सा, जल्दी से बताएं यार, 1 लाख रुपए कहाँ है? बेटा वो प्लीज चेक कर लेना था ना यार, किस वजह से कोई मिस्टेक आ रही होगी। अब मैं कैसे देख सकता हूँ कि आपके रजिस्टर में कहाँ मसला है? आपके सामने प्लीज का आंसर अवेलेबल है, वहां देख लें क्या इशू है। जी सर जी, पर एक मिनट से छोटा सा सवाल पूछा गया, बेटा प्लीज इस तरह ना करें, ये कुछ डेबिट क्रेडिट कॉलम्स नहीं बने हुए, इस तरह ना किया करें खुदा के लिए, इस तरह ना करें। ये कहाँ लिखा हुआ डेबिट क्रेडिट? ये कहाँ लिखा हुआ? अगर कहीं ऊपर लिखा हुआ है तो मैं उसे सही कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये ठीक करना है, ये कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं, ऐसी अमाउंट्स नहीं हुई। ये डेबिट क्रेडिट प्लीज काट दीजिएगा, वो टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन में प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डेबिट क्रेडिट गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये रुपीज है, तो ये कोई डेबिट क्रेडिट कॉलम्स नहीं है, सॉरी। अगर क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हुआ हुआ है प्लीज को ठीक कर लीजिएगा। ये रुपीज है बेसिकली, तो ऐसे गलती से लिखा हुआ है, प्लीज पहले तो इसको ठीक करें। सेकंड ही आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के एंगल से जरा चंद एक बातें पहले मेरे से सुन लीजिएगा जरा। सबसे पहले तो बेटा एक लिखा हुआ है डायरेक्ट ओवरहेड्स। डायरेक्ट ओवरहेड्स के साथ इस तरह कीजिएगा, अभी ये बात एक और इंशाल्लाह हमने चैप्टर भी पढ़ना है, इसके साथ ना आप एक क्वेश्चन मार्क लगा लें, ठीक है? तो वो मैं इंशाल्लाह उस वक्त पे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप दो मेन चीजें ध्यान रखें, एक है डायरेक्ट मटेरियल, एक है डायरेक्ट लेबर। अब अगर डायरेक्ट ओवरहेड्स आ गए हैं तो सिर्फ इतना फिलहाल सुन लें, बाकी फिर इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ये होते भी क्या है। ये एक पूरा टॉपिक एक और आना है, उसमें इंशाल्लाह फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसका सिर्फ करना ये है, जो चीज जहन में रखने वो ये है कि डायरेक्ट ओवरहेड्स भी उसी तरह से डायरेक्ट लेबर के नीचे प्रेजेंट हो जाएंगे, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन के, जिस तरह मटेरियल और लेबर
डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होता है। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स वगैरह क्या होती हैं इस वक्त मैं इसलिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस करना है फ्यूचर में आगे जाके। तो सिर्फ फिलहाल इतना सा बस ध्यान में रखना और एक क्वेश्चन मार्क लगा लें ताकि जब कभी फ्यूचर में बात हो तो आपका फिर ये पॉइंट भी उस वक्त रिजॉल्व हो जाए कि अगर कोई डायरेक्ट ओवरहेड्स वर्ड हो, डायरेक्ट ओवरहेड्स कभी वर्ड हो, तो डायरेक्ट लेबर में प्लस करके फिर प्राइम कॉस्ट आएगी। मतलब इसका मेरा ये है, नॉर्मल सिचुएशन तो यही है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ओवरहेड्स या बल्कि एक वर्ड बात हो रही है तो इसके साथ और लिखना ब्रैकेट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड वर्ड यूज हो रहा हो तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्ट, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सॉरी प्राइम कॉस्ट। लेकिन प्लीज इसकी अभी डिटेल में इसलिए ना जाएं क्योंकि हमने इसे डिस्कस करना है। वैसे ये रेयर केसेस में होता है लेकिन अब क्योंकि लफ्ज आ गया है इसलिए इसको एक्सप्लेन भी कर लें। डायरेक्ट ओवरहेड्स के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो याद रखने वाली चीज बस ये है फिलहाल कि ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। एक्सपेंसेस उसी तरह से ऐड हो जाएंगे, मसरजमाज ऐसे ना किया करें बेटा, प्लीज सोचा भी तो करें माय डियर। रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हमारा एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर भी हमारा एक्सपेंस है, उसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अगर हैं या डायरेक्ट ओवरहेड्स के नाम से भी हैं तो ये भी प्राइम कॉस्ट में ऐड होकर फिगर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी एक्सपेंसेस, इसकी एग्जांपल्स वगैरह क्या है वो इसलिए छोड़ दें कि इंशाल्लाह जब एक नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आएगा तो उस वक्त मैं फिर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो इसको काइंडली फिलहाल जितना मैंने समझाया समझ आ गई। देन उसके बाद आगे आ जाए क्वेश्चन की तरफ, जरा उसमें एक दो बातें और सुन लें मेरे साथ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो चीजें दी हुई थी और ये इंट्रो से रिलेटेड कुछ थी, मैंने इसलिए आपसे कहा था क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इंट्रो से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। देखिए आपको इंट्रो थोड़े से ध्यान में लाए, जब आपको ट्रायल बैलेंस ऊपर दिया होता था, आपको इंफॉर्मेशन दी होती थी तो नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन में जाके कुछ ये बताया होता था कि कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड भी हैं, कुछ एक्सपेंसेस अक्रूड भी हैं। तो प्रीपेड और अक्रूड एक्सपेंसेस के एंगल से फिर आप इस तरह करें, जरा कुछ एंट्रीज जरा नोट कर लें और फिर मैं उसके एंगल से आपको दिखा देता हूं कि उसका इफेक्ट कैसे आया है। तो प्रीपेड रेंट अगर है तो मेरा ख्याल है कि आफ्टर मैंने अब आपको जब याद कराया है आप मुझे कुछ एंट्रीज बता देंगे। प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट बताता है याद प्लीज? सर को याद आता है सर? देन उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड अगर है तो इसकी एंट्री बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और पेएबल क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। अमाउंट है 15 और 5000 में शायद डाटा अक्रूड एक्सपेंस। सिमिलरली फिर जो इंश्योरेंस प्रीपेड है इसकी भी उसी तरह एंट्री हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, ये एंट्रीज नोट कर लीजिएगा प्लीज साथ में, और एक्सपेंस ऑफ इंश्योरेंस क्रेडिट। जवाद आरिफ साहब, ओपनिंग के साथ कोई एसेट डेट नहीं लिखी हुई है, हमें ओपनिंग का पता इसलिए चला है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग दिया हुआ है, वो आपको उसने ये बताया कि इस साल के एंड की, इस ईयर एंड की इंफॉर्मेशन है, तो मेरा ख्याल उस पर कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लोजिंग की डेट बताई हुई है, देयरफॉर अगर एक साल की बहस है तो स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी बनेगी। जी आबिद अली साहब, बेटा जो आप बात करें माय डियर इस तरह ना काइंडली किया करें। आप लोगों के पास प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर भी अवेलेबल है, आप वहां से बेटा चेक कर लें कि क्या मसला, अपनी फिगर्स को चेक कर लें। अब मुझे क्या पता कि आपने कैसे ये फिगर फाइंड आउट की है, तो काइंडली प्लीज इस तरह का मेरा ख्याल एटीट्यूड तो मुनासिब नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दें, मैं ठीक कर लेता हूँ, अदरवाइज वर्किंग तो कर सकते हैं काइंडली।
आपने ऑफिस सैलरीज नहीं लिखी हैं, इस वजह से वो शायद प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है आबिद अली साहब, ऑफिस सैलरीज भी आनी है। और ये बिल्कुल अजीब आप लोगों का एटीट्यूड है, मैंने इतनी देर आप लोगों से पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू, और आप इस वक्त मुझे क्वेश्चन नंबर 3 जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये मुझे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू है। वो कोई इशू नहीं है मेरे भाइयों। अब्दुल समद साहब, 30,000 की सैलरी आपने मिस कर दी है, ऑफिस की एक सैलरी भी 30,000 है। ठीक है मिस्टर आबिद अली साहब एंड अब्दुल समद साहब। ऑफिस सैलरी प्लीज, पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड आया है, मिल गया प्लीज। ऑफिस सैलरी आबिद अली साहब एंड अब्दुल समद साहब प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हो गया तो इस तरफ भी फोकस कर लें। जी सर जी, अब ये बेटा मैंने जो आपके सामने एंट्रीज लिखी हैं, इन एंट्रीज की वजह से, आखिरी बात जरा सुन लीजिएगा प्लीज। मैं चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू हो रह गया है तो आप लोगों ने ये इशू सही तरह रिजॉल्व करने हैं, और मैं फिर ये क्वेश्चन में जो नई नई चीजें थी दोबारा आपने फाइनल भी कर लेना, मैं कल दोबारा डिस्कस भी कर लूंगा। लेकिन अब इसके जरा इफेक्ट सुन लें। जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बेस पे इनकी एडजस्टमेंट करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली प्रीपेड रेंट तो आपका एसेट है, और वो आपका एसेट कहीं भी इस एग्जाम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स बनानी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बल्कि इसमें तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही शायद आपने बनाना है। तो इस केस में सिंपली अब आप क्या करेंगे, जो रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है तो 5 को लेस करेंगे। मतलब इसका ये है कि ये जो गिवन फिगर्स हैं रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की और इंश्योरेंस की, ये अनएडजस्टेड फिगर्स हैं, तो पहले आप इनको एडजस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो एक परसेंटेजेस भी दी हुई हैं कि 80% फैक्ट्री में और 20% ऑफिस वगैरह में, तो इसको अकॉर्डिंगली पहले अनएडजस्टेड फिगर्स को एडजस्ट करेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली फैक्ट्री ओवरहेड्स में 80% मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे। ठीक है, अब सबको समझ आ गया प्लीज? जब आप लोगों ने नोट भी किया होगा, ये -5 रेंट क्रेडिट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो रही है, और इंश्योरेंस भी क्रेडिट हो रही है। अब बात क्लियर होगी है कि अनएडजस्टेड फिगर्स थी, और आफ्टर एडजस्टमेंट्स फिर आप उसको ठीक करने के बाद 80% से मल्टीप्लाई करेंगे, और 20% से शायद इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत क्योंकि आपसे इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है जो ऑफिस में एक्सपेंस जाना है। जी हाफिज साकिब साहब, हमें क्वेश्चन पढ़ के बेटा पता चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा तो पता चला कि कुछ प्रीपेड रेंट है, कुछ पेएबल है, और इंश्योरेंस का भी प्रीपेड है। उससे फिर हमें पता चला कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो एंट्रीज की जाती हैं, और देयरफॉर जहां जहां एंट्रीज हुई हैं वो फिगर्स अनएडजस्टेड हैं। तो ठीक है हाफिज साकिब साहब, हमें वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पता चला जैसे हमें इंट्रो में पता चलता था एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के। ये अब आई होप के जो इश्यूज आपको आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं। क्लियर है मेरी बात? अब कोई फर्दर इशू तो नहीं रह गया? जी बुरहान साहब, वो बेटा फिर जब आप इंट्रो दोबारा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीपेड का मतलब एसेट होता है, और अक्रूड का मतलब आपकी लाइबिलिटी होता है। ठीक है बुरहान साहब, प्रीपेड आपका एसेट है, और पेएबल अगर है तो आपकी लाइबिलिटी है। लेकिन उसकी वजह से क्योंकि एक्सपेंसेस इफेक्ट होते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट होनी है। कोई और इशू तो नहीं अब किसी का? वैसे अब मैं अज्यूम करूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे ये सबके अब कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये अब सबके कंप्लीट है। आप इस तरह कीजिएगा, अगर कोई फॉर एग्जांपल इशू था, अगर कोई इशू था तो आप इस तरह करें, दोबारा देख लीजिएगा आज क्वेश्चन नंबर 3, खासतौर पे मैं चाहूंगा ये जो एंड में मैंने बातें की हैं ये दोबारा चेक कर लीजिएगा, और अगर कोई मसला रह गया तो प्लीज मुझे फिर कल क्लास के स्टार्ट में याद करवा दीजिएगा। तो अगर किसी का कोई मसला है तो इंशाल्लाह कल दोबारा फाइनल कर लेंगे। ठीक है, मीनवाइल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे, थोड़ा सा वो रह गया, जरा आए जल्दी से उसको वाइंड अप कर लें, अच्छी सी कोई और चीज पढ़ते हैं फिर आज। इस वक्त बेटा ये ऑनलाइन मोड में ना जरा आप लोगों का यकीनन टेस्ट तो साथ साथ होने चाहिए, और इंशाल्लाह मैं शुरू भी करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली फिर वो टेस्ट उसको तरह से सीरियसली लेती नहीं है जिस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि आपको फिर रिक्वायर्ड होता है कि डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप भी किया जा सकता है टेस्ट, फिर आप सॉल्व करके भेजेंगे, लेकिन उस बहुत से लोग फिर रह जाते हैं। इसलिए मेरी वैसे ज्यादा कोशिश यही है कि जो क्वेश्चंस मैंने कुछ सोचे भी होते हैं कि आपको टेस्ट के लिए दूं, तो मेरी फिर कोशिश होती है कि एटलीस्ट आप लोग मेरे साथ कम से कम सॉल्व करके ही डिस्कस कर लें। बाकी अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि टेस्ट बिल्कुल ही यकीनन जो लोग दे रहे हैं उनको वो तो कम से कम टेस्ट दें, तो इंशाल्लाह मैं टेस्ट की तरफ भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ कि कुछ दिन हम जरा
सही तरह से पढ़ाई से जरा यूज टू हो जाए, और इनिशियली कम से कम ये ना हो कि मैं क्वेश्चन टेस्ट के लिए दूं और कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। इसलिए इमीडिएटली मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग कम से कम जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ वो अटेम्प्ट करते जाएं। और मैं नहीं चाह रहा फिलहाल, 1-2 दिन और मेरी भी ख्वाहिश यही होगी कि आप मेरे साथ मिलजुल के जरा प्रैक्टिस फाइनल कर लें, फिर इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि हम टेस्ट की तरफ जाएं, और उसका फिर एक रूटीन भी अगर बनानी है कि हर हफ्ते में किस दिन रखना है तो वो भी इंशाल्लाह रख लें। ठीक है, तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बाकी बातें छोड़ें, काइंडली जरा रिवाइज कर लें। हमने एक लॉस की कैलकुलेशन की थी, वो जरा मैं चाहूंगा जरा हम फाइनल कर लें। सब लोगों को याद आ गई वर्किंग 1 2 3? ये एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक हो रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एक लॉस की कैलकुलेशन कर ली थी। जी, अब इस तरह करें बेटा, ये जो लॉस की अमाउंट आई थी, इसकी जरा एक एंट्री लिख लें, क्योंकि फिर एक इंश्योरेंस क्लेम भी है, तो मैंने उस दिन एंट्री भी एक आप लोगों को बताई थी, तो आए जरा इसकी वर्किंग कर लें। जी बेटा, लॉस डेबिट नई चीज अब ये है, एक मिनट रुक के जरा एंट्री पहले सुन लो। लॉस डेबिट हुआ, लेकिन अब ये जो इसके अगेंस्ट क्रेडिट होना है, वो बेटा अब इस केस में परचेजेस को क्रेडिट नहीं होना। क्यों? क्योंकि गुड्स का जो लॉस है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में से हुआ है, जो चीजें खरीदी उसमें से नहीं हुआ, परचेजेस में से नहीं हुआ, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में से हुआ है। तो परचेजेस की जगह अब वर्ड बदल के हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बल्कि मैं पूरे जरा लिख दूंगा कि आपके ज़हन में सही सेटिंग हो जाए। परचेजेस की अमाउंट की जगह अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्रेडिट होगी। ठीक है, ये चीजें दोबारा अपने ज़हन में सेट कर लेना। प्रोडक्शन में से लॉस हुआ था फिनिश गुड्स का, इसलिए परचेजेस फिनिश गुड्स हमने खरीदी नहीं है, इनफैक्ट हमने बनाई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्रेडिट। ओके, तो लॉस की अमाउंट वाज 45553, और हमने फिर इसको कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही की बेस पे, और 80 यूनिट्स बने थे, और 80 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स अगर लॉस हुए थे तो उसकी अमाउंट निकाल के फिर हमने एंट्री कर दी थी। जी आशान सलीम साहब, जो आप बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स, अब इस तरह की बातें बेटा आप फाइनल रखें। अनफॉर्चुनेटली बार बार एक चीज भूल रहे हैं, फिनिश गुड्स स्टॉक तब वर्ड आता अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की जगह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता। ठीक है आशान साहब, तो पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस अपने जहन में फाइनल करना है। रॉ मटेरियल के केस में परपेचुअल यूज हो रहा था, लेकिन फिनिश गुड्स के लिए हमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना था। तो परचेजेस वर्ड होता है इन ट्रेडिंग बिजनेस या इन केस ऑफ रॉ मटेरियल अगर पीरियोडिक होता, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और पीरियोडिक यूज करना है तो परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है जी, ठीक है सर, सबने नोट कर लिया? स्पीड अप हो जाए प्लीज, स्पीड अप, रिस्पॉन्ड कर दें अगर लिख लिया तो। मैंने फिर इसमें वो इंश्योरेंस क्लेम की बात करनी है दोबारा। देन माय डियर, इसी एंट्री के साथ अब अपनी वर्किंग्स वगैरह में जरा फाइनल कर लें। एक क्वेश्चन में हमारी ये भी लाइन थी कि अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज लॉस ऑफ 18,000, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 18,000 का जो लॉस एक्नॉलेज किया है, इसकी भी एंट्री फाइनल करें। पैसे मिले नहीं, एक्नॉलेजमेंट हो गई है, तो क्लेम रिसीवेबल डेबिट एक एसेट गया हमारा 18,000, और क्लेम मिलने की वजह से फिर जो हमारा लॉस था वो 18,000 रुपीज से कम हो गया है, और कम हो गया का मतलब क्रेडिट हो गया है। याद आ रहा है प्लीज सबको? सबको याद आ रहा है सर? और फाइनली आखिरी मेरी बात जरा जेर सुन लीजिएगा, लॉस डेबिट हुआ है 45,553 से और क्रेडिट हुआ है 18,000 से, तो नेट लॉस जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट लॉस आएगा वो प्लीज सॉल्व कर दें जरा मुझे।
45,553 minus 18,000 is equal to 27,553। ठीक है, यकीनन पूरी बात मेरी सुनिएगा। गुड्स का लॉस हुआ है 45,553, लेकिन वो लेस हो गया, वो लॉस नेट हो गया है, कम हो गया है बिकॉज ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम। अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह भी आपको दिखाता हूं, लेकिन हम जरा पहले क्लोजिंग स्टॉक की जरा एक वर्किंग भी कर लें। ओके, डन है, सब नोटेड है प्लीज जी। 27,553, ठीक है। जी डियर, अब अगली बात पे आ जाए जरा काइंडली, और मैं चाहूंगा जरा मैं शायद वर्किंग यहीं कर दूं क्योंकि मैंने लेजर बना दी है यहाँ। अब आप इसमें इसी डिस्कशन में जरा क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से डिस्कस कर लेते हैं। अब जो क्लोजिंग स्टॉक के 30 यूनिट्स बने हुए हैं, बचे हुए हैं, अब आप डेफिनेटली वर्किंग नंबर अगर 4, 5 वगैरह जो भी आपने लिख ली है वो आप लिख लीजिएगा। मैं जरा इस सामने इस वक्त इसलिए वर्किंग करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जरा लेजर बना हुआ है, मुझे जरा समझाने में आसानी रहेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अब इसके लिए बेटा FIFO मेथड यूज होना है, और शायद बात वही हो जाएगी नेट इफेक्ट जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, लेकिन आए एक दफा जरा दोबारा गौर से जरा देख लें कि हम कैसे वर्किंग करेंगे। FIFO अब आपको याद रहना चाहिए, पीरियोडिक है इसलिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है सर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सबसे पहले देखना होता है सोल्ड यूनिट्स। सोल्ड यूनिट्स 55 हैं तो ओपनिंग तो सेल हो गए होंगे। कैलकुलेटर पकड़ लीजिएगा जरा, है तो फिगर्स आसान ही लेकिन सॉल्व करना। ओपनिंग इसका मतलब है सेल हो गए होंगे 55 में, 40 और भी सेल हुए होंगे, कहां से? प्रोडक्शन में। हमारे प्रोडक्शन पर जरा 80 में से 40 सेल हुए होंगे, 80 में से 10 लॉस हुए, ये अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो क्या स्टॉक वंस अगेन 80 में से ही बचा है? फाइनल कर दें इसी तरह, क्या ये 30 के यूनिट्स हैं, क्या ये 80 में से ही बचे होंगे? साथ साथ मेरे वर्किंग किया करें। 55 में पहले 15 सेल हुए होंगे, फिर इस 80 में से फर्दर 40 सेल हुए, टोटल 80 है, तो 40 सेल, 10 लॉस, तो 30 स्टॉक बचा होगा। तो देयरफॉर मुझे अब शायद फर्दर वर्किंग की जरूरत नहीं है। 80 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वही है, हम पर यूनिट डाल भी चुके हैं पहले। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फिगर्स ढूंढे अपनी, डिवाइड बाय 80, ये यकीनन वही पर यूनिट आएगा। मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ कि जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वैसे शायद जरूरत नहीं है, लेकिन इस 4,555.2 को फिर फाइनली अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। सबको क्लियर है तो नोट पकड़ कर लें और फाइनली इसका एक आंसर भी निकाल लें। कोई इशू है तो प्लीज बता दें, सिर्फ वो लोग बता दें जिनका इशू है, बाकी काइंडली जरा प्लीज इस वर्किंग को भी नोट कर लें। आप आराम से साफ सुथरी सी वर्किंग लिखेगा, 136,658 अप्रोक्सीमेटली हमारे क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ जाएगी। ठीक है बेटा शोएब, ऐसे ही आपको टाइप करना पड़ेगा, मेरे से मैच कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो फिर बता दें। जी वो बेटा आपकी मर्जी है फरहान साहब, जैसे भी वर्किंग करनी है, लेकिन क्योंकि शायद वो टेबल सॉर्ट ऑफ बन गया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ लेजर, बाकी आपकी चॉइस है, डेफिनेटली वर्किंग जैसे भी आपने करनी है। वर्किंग का पैटर्न कोई भी हो सकता है, लेकिन साफ सुथरी प्रेजेंटेशन बस होनी चाहिए। जी बेटा नोटेड है प्लीज। जी अलमा साहब हल्की जैसे नहीं है बेटा, जो 10 से मल्टीप्लाई किया है वो हमें हमारे पास लॉस की कॉस्ट आ गई है, और बाद में फिर इंश्योरेंस क्लेम नेट होकर हमारे पास नेट लॉस आ गया। 10 से हमने जब रेट मल्टीप्लाई किया है तो पहले हमें लॉस की कॉस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है जी अलमा साहब। जी डियर, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो मैं वर्किंग्स कर रहा था उन वर्किंग्स में मेरी एक एक बात जरा ध्यान से सुननी है। और वर्किंग नंबर 4 मैंने उस तरफ कर दी है, और अगर आपने नंबरिंग को डिफरेंट हो सकती है,
अब आप मेरी बात पहले सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। असल में अगर आप मेरी डबल एंट्री नहीं देखेंगे तो ऐसे अपने परेशान होना है। देखें बेटा, यकीनन अभी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कर रहे हैं और उसमें क्लोजिंग स्टॉक अब हमने कैलकुलेट कर लिया है। जस्ट हमें रुक जाए, सारी फिगर्स रिकंसाइल करें, कहां से मैं लिख रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक अब हमने कैलकुलेट कर लिया फिनिश गुड्स का, वो यहां आ गया। ठीक है, ये बात ठीक है। वर्किंग नंबर 3 में आ गया। ठीक है, ठीक है, साथ साथ रहे जरा। लेकिन बेटा ये जो लॉस हमने कैलकुलेट किया है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो फिर हमें अदर इनकम तो है नहीं, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस का भी एक नोट बना, बाकी चीजें हम अलहदा ढूंढ लेंगे। लेकिन सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के नोट में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें कंबाइन ही इंफॉर्मेशन है तो मैं इसे इकट्ठे लिख रहा हूं। जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं वो ये है, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज रहा। क्या सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के नोट में दो एंट्रीज जो लॉस की हुई है वो देखें गौर से। लॉस ऑफ गुड्स के अगेंस्ट 4545 डेबिट 553, यकीनन उसके बाद उसमें सेकंड एंट्री का इफेक्ट आना है। जस्ट एक मिनट बात पूरी कर लूं, ये मेरी एंट्री सुने जरा। लॉस डेबिट हुआ और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्रेडिट हुई, पूरी बात हो ले मेरी, जरा एक मिनट। दूसरी एंट्री अब आपने सामने रखें, फिर क्लेम रिसीवेबल अगर बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहां आएगा, जिस वक्त हम नहीं बना रहे। लेकिन उसके अगेंस्ट माइनस 18,000 लॉस क्रेडिट होके लॉस के सामने 27,533 ही आएगा। लेकिन ये बात मेरी क्लियर हो जाएगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से 455,453 माइनस होगा। ये मेरी प्रेजेंटेशन से अंडरस्टैंड की आपने, और इसका 18,000 का सेकंड इफेक्ट क्यों नजर नहीं आ रहा? ठीक है बेटा, वो मैं कर लेता हूँ यार, 553 मैंने कर लिया मेरे भाई, ये लो छोड़ दें इस बात को, अगर मैंने ठीक कर लिया। इस 18,000 का सेकंड इफेक्ट आपको कहां नजर आएगा? करंट एसेट्स में, बिल्कुल ठीक है, ऑफिस शेप साहब ने सही कहा, बैलेंस शीट में। बाकी मेरी बात समझ आ गई है सबको कंप्लीटली? और मैं ये साथ ही नोट नंबर 6 इसलिए बनाना चाह रहा हूं ताकि जरा मैं इसकी प्रेजेंटेशन समझा सकूं। अब आप लिख लें, अब आप लिख लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइनल कर लें और फिर सेलिंग एडमिन का नोट भी फाइनल कर लेते हैं, जिसमें बैलेंस शीट में आना जो रिक्वायर्ड नहीं है। जी माय डियर जकी, आपने बेटा प्लीज जो कहा है वो हो गया है। इंश्योरेंस क्लेम एक्नॉलेज हो गया है, अगर मिल जाता तो रिसीवेबल की जगह कैश डेबिट हो जाता, वो भी बैलेंस शीट में आता। ठीक है जकी साहब? नेट लॉस बेटा एक्सपेंसेस में ऐड होके डेफिनेटली माइनस ही होना। नेट लॉस डेफिनेटली अभी मैं एक्सपेंसेस की लिस्ट में इसको ऐड कर दूंगा, और जब फिर इसे अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली इसने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस ही होना। अभी मैं उसकी एक लिस्ट बना रहा हूँ एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस की लिस्ट में ये लॉस ऐड हो जाएगा। ठीक है शान साहब? ये इनकम स्टेटमेंट नहीं बन रही, प्लीज ये नोट बन रहा है, इस नोट में से जब हम खर्चा निकाल लूंगा। और माय डियर हो गया है, खुदा के लिए हो गया है, क्लेम मिलने से लॉस कम हुआ है, गुड्स 45,553 से ही कम हुई हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी एंट्री सामने रख लें, मुझे बता दें कि क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 27,553 से क्रेडिट हो रहा है या 45,553 से क्रेडिट हो रहा है? क्या क्लेम मिलने से गुड्स बढ़ गई हैं या क्लेम मिलने से लॉस कम हुआ है? माय डियर यही तो मैं कह रहा था, प्लीज एंट्री सामने रखें, मुझे बता दें एंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने से क्रेडिट हुई है, कितने से क्रेडिट हुई है प्लीज? 27,553 से क्रेडिट हुआ है या 45,530 से हुआ है? तो लॉस कम हुआ है, लॉस क्रेडिट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तो नहीं इजाफा हुआ लॉ क्लेम मिलने से, क्लेम मिलने से कैश बढ़ेगा। तो माय डियर मैंने वही किया जो आपके सामने। जी काइंडली सॉल्व करें जी प्लीज से।
364 420 minus 4553 4553 in fact 318 867 स्पीड अप हो जाए, बाइंड अप करें बाहर, काफी टाइम लग गया इसमें। फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएंगी 247, वाइंड अप करें 209। ठीक है मेरे बेटा, चाहे फिगर्स ना बताएं तो इस 209 247 209 को उठाएं और काइंडली जहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप बना रहे हैं वहां लिख के जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है 55291, जिनका राउंडिंग ऑफ डिफरेंट हुई होगी अब्दुल्ला साहब, मे बी आपकी उस वजह से फिगर डिफरेंट आ रही हो, वैसे मेरा ख्याल है शायद। ठीक है जी 55291। जी बेटा इसके बाद अदर इनकम है नहीं, लॉस ही हुआ है, अदर इनकम है नहीं, डैश लगा दें। आप इस तरह करें, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस अब नोट फाइनल करें, उसमें जो लॉस आना था वो तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अब वर्किंग नंबर 6 भी फाइनल करें और इसको फिर इनकम स्टेटमेंट को वाइंड अप करें। ढूंढने जरा आपके डाटा में है कोई लॉस के लास्ट सेलिंग में एडमिन एक्सपेंसेस का कोई पार्ट, ये पॉइंट नंबर 4 देख के जरा मुझे बता दें, आती हैं कोई चीजें? आप भी लिख लें, मैं भी जरा ढूंढता हूँ। दो तीन चीजें शायद ढूंढनी चाहिए, एक डेप्रिसिएशन है ऑफिस बिल्डिंग की, और फिर एक एडमिन एक्सपेंसेस के नाम से, एडमिन कॉस्ट के नाम से एक स्टेट में फिगर दी हुई है। तो दो चीजें बेटा 90 और 70,000 में भी आना है, लिखे फाइनल करें नोट अपना। बाकी फिगर्स तो सारी हम कंसिडर कर चुके हैं। तो 90,000 है ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग एंड एडमिन कॉस्ट 70,000। Depreciation of this building is 90,000 and admin cost, administration cost is 70,000। जी ठीक है, मेरा ख्याल है नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, नेट लॉस आएगा, डरिएगा नहीं, पहले एक्सपेंसेस का टोटल कर लें। जब लोग कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट की तो मेरा ख्याल आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन शायद एक्सपेंसेस ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट कम है। एक्सपेंसेस का टोटल कर लें जी जरा काइंडली, मेरा ख्याल है एक्सपेंसेस का टोटल बनेगा 27,553 प्लस 90,000 प्लस 70,000 is equal to 187। ठीक है सर, 187,553 187,553। चलो बेटा वाइंड अप कर लीजिएगा प्लीज। और कोई फाइनेंशियल चार्जेस, कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं क्वेश्चन में? इंटरेस्ट, कोई बैंक चार्जेस? तो नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस अगर आप लेस करेंगे तो लुक्स लाइक दैट कि नेट लॉस आ रहा 55,291 माइनस 187,553 132 262 लॉस पर अगर आ रहा है तो फिर ब्रैकेट में फिगर आ जाएगी। देख लें, फाइनल करने प्लीज सीधा। इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ, हो सकता है किसी की राउंडिंग ऑफ की वजह से एक आध रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंस आ जाए। खलील साहब, आप शेब साहब, मेरा ख्याल आपकी फिगर देख लें जरा। जी माय डियर, यहाँ तक जरा जो मैंने फिगर्स लिखी हैं इनको फाइनल कर लें, कोई आप क्वेश्चन जेन में नहीं रह जाना चाहिए। इतना जो हमने टाइम लगाया इस डिस्कशन में, अब इसके रिजल्ट में कुछ चीजें क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो चुकी होनी चाहिए कि किसी चीज का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है वो नहीं मैं कह रहा। ओके, क्लियर हो गया कि लॉस है ये?
बेटा जुबैर वो काइंडली आप बाद में देख लीजिएगा, इस वक्त प्लीज आपके सामने फिगर्स हैं, बाद में भी देख सकते हैं जी। मुझे काइंडली सब लोग जो लिखते जा रहे हैं मुझे बताते जाए जरा। जी मुकीद बेटा प्लीज काइंडली गौर से देखा करें, आप फिगर्स गौर से देखें। एट सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में ऑलरेडी मुकीद साहब हम लॉस कंसिडर कर चुके हैं। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख लें वर्ड, और अगर लॉस है तो वर्ड लॉस लिख लें। आपकी मर्जी है जैसे आपने लिखना है, नेट प्रॉफिट लिख के ब्रैकेट लगानी वो भी आपकी मर्जी है। और इसके अलावा तो नहीं कोई इशू। जी अलमास साहब ने बिल्कुल बेटा ठीक है, एक मिनट जरा सब लोग बात सुनिएगा काइंडली प्लीज, जस्ट अ मिनट। अलमास साहब ने मेरे ख्याल बिल्कुल सही बात की है। आज बेटा इस तरह करें, जितने क्वेश्चंस हो गए हैं इनमें से मेरी रिक्वेस्ट के तौर पे दो क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लें। एक क्वेश्चन बीच में मेरा 8 रहता है, फिर चाहे कल के लिए रख लेंगे, वो मेरे ख्याल आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये जो अभी का अटेम्प्ट किया है इसको आपने जरूर दोबारा इंडिविजुअली रिवाइज करना है। रिवाइज करने का बड़ा तरीका ये होता है कि यकीनन आपने मेरे साथ सॉल्व तो किया है, लेकिन कम से कम इसका वे आउट ये होगा, एक तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब ये सारा क्वेश्चन री अटेम्प्ट करें, वो तो आइडियल सिचुएशन है, अगर वो करेंगे वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कम से कम री अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिल नहीं मानेगा कि मैं सेम क्वेश्चन री अटेम्प्ट करूं, वैसे तो दिल मानने चाहिए, लेकिन कम से कम फिर ये जरूर होना चाहिए कि हर फिगर जो आपने लिखी है अपने रजिस्टर पे, तो उसको क्वेश्चन सामने रख के आइडेंटिफाई करें कि ये फिगर कहाँ से आई, और अगर कोई सॉल्व हुई है तो वो कैसे सॉल्व हुई है। ये प्लीज जरूर प्रोसीजर होना चाहिए रिवाइज करते हुए। ये नहीं कि सरसरी सा बस देख लिया, मींस चंद एक फिगर देख ली और चंद छोड़ दी। सारी फिगर्स काइंडली कहाँ से उठाई गई, क्वेश्चन में थी या कैलकुलेट हुई हैं, री अटेम्प्ट करेंगे तो सब कुछ सबसे बेस्ट है बेटा। लेकिन कम से कम क्या करना है आपने, सारी फिगर्स को जरूर रिवाइज करना है। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हूँ घर के लिए। जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 रहता है एंड में से वो जो फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आप लोग वो भी कीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ख्याल है कम से कम और होना चाहिए। इस तरह करने, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, 4 एनकेएल वाला, 4 एंड 9, कम से कम मेरी तरफ से ये दो क्वेश्चंस जरूर आज कोई घंटा निकाल के दोबारा सारी फिगर्स के साथ सॉल्व करें। 4 एंड 9 कम से कम कर लें, बाकी तला बेटा आपकी चॉइस है, आप कितने क्वेश्चंस करना चाहें। अगले 2-3 दिन जो इस वीक में और है उसमें शायद अभी फर्दर आपको होमवर्क नहीं होगा, तो ठीक है हम कुछ चीजें साथ साथ रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो बट अच्छी बात है बेटा, जो री अटेम्प्ट करते हैं सबसे बेस्ट वही है, लेकिन कम से कम री अटेम्प्ट अगर ना भी करें तो इन चीजों को रिवाइज कर लें। 2-3 दिन अभी आप ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इस वीकेंड तक एक छोटी सी डिस्कशन इसी से मिलती जुलती और है, उसको फिर मिला के हम कोशिश करेंगे कि एक कम्प्रीहेंसिव सा कोई टेस्ट ले लें, रादर देन कि हम ऐसे छोटा सा कोई टेस्ट नहीं। इस वक्त इन दिनों में आप रिवाइज कर लें ये चीजें, और दिन के पिछला कुछ रहता है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, मतलब सॉर्ट ऑफ फर्स्ट टॉपिक ही हुआ है, तो अगर किसी का कोई पिछला रह गया तो प्लीज इन्हीं दिनों में फाइनल कर लीजिएगा, बाद में बेटा फिर चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं, टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, मेरा मैसेज सबको लाउडली क्लियर है, समझ आ गया? मीन वाइल जरा इस तरह करें, अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसी डिस्कशन में एक छोटा सा काम और रहता है, वो हम आज साथ ही शुरू कर लेते हैं। अब तकरीबन हमारे पास हाफ टाइम है अभी क्लास का, तकरीबन 45 मिनट्स अलहमदिल्ला बचे हुए हैं। आप लोग इस तरह करें जी, वो ठीक है जैसे आप कहेंगे, टेस्ट जब लेना है वो इंशाल्लाह मैं भी डिसाइड करूंगा, आप लोग भी सोच लीजिएगा। तो इस वक्त मीन वाइल आप इस तरह करें कि अपने रजिस्टर का जरा एक नया पेज प्लीज निकाल लें। और मुझे जस्ट एक मिनट बता दीजिए। फैक्ट्री से रिलेटेड हमारी थोड़ी सी डिस्कशन अब जरा और भी है, तो उसको भी इसके साथ ही जरा फाइनल कर लेते हैं कुछ, क्योंकि अब चीजें कुछ आप लोगों को क्लियर है। फैक्ट्री में अगर आप अकाउंटेंट हो तो यकीनन ये स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी पड़ती हैं लेजर्स फॉर्म में, तो इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी जरा कुछ टाइम दे देते हैं मेरा। जस्ट मैं चाहता हूँ आपके सामने भी सारी चीजें आ जाएं, तो जस्ट मुझे एक मिनट बस दीजिएगा, मैं आपके सामने ओपन करूँ।
सॉरी, जस्ट एक मिनट और। जी, आपने रजिस्टर का एक नया पेज निकाला, फिलहाल बुक की अब जरूरत नहीं, बुक बंद कर दीजिएगा। चंद बातें पहले तमहीदन मेरे से सुन लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन की बेस पे ये सारी डिस्कशन कर आपके सामने रखूंगा। हेडिंग लिखिएगा, फैक्ट्री अकाउंटिंग एंट्री। जो कुछ हमने पढ़ा है इसको हमने जरा अकाउंटिंग एंट्रीज के एंगल से, डेबिट क्रेडिट के एंगल से और लेजर्स के एंगल से थोड़ा सा जरा समझना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही के एंगल से ये एंट्रीज है। मीन्स टू से इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आप अज्यूम करें कि अगर आप फैक्ट्री के अकाउंटेंट हैं तो फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं कौन कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो एम्प्लॉयज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के उनकी सैलरी, और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, फिर वर्क इन प्रोसेस है, फिर फिनिश गुड्स हैं। इन चीज़ों को अगर फैक्ट्री अकाउंटेंट अकाउंटिंग फॉर्म में, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर्म में, डेबिट क्रेडिट फॉर्म में, लेजर्स की शक्ल में फिर बाद में प्रेजेंट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, ये हमने डिस्कस करना है। हमारा सारा थीम क्या है, वही है जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में पढ़ा है, और उसी से फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिस्कशन की है। मेरा थोड़ा सा फोकस आपको समझ आ गया कि हमारा सारा फोकस फैक्ट्री पे है, और फैक्ट्री में भी खास तौर पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की चीजें हैं उन पे है। एक थोड़ी सी बात इनिशियली मेरी समझ आ गई कि हमने करना क्या है। देन माय डियर, अगर 2 मिनट मुझे और दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, मैं जरा अपनी बात को फर्दर एक्सप्लेन कर लूं। देखिए, फैक्ट्री का जो अकाउंटेंट है वो फैक्ट्री ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, आप नहीं बनाएंगे अभी, मैं आपको फिर बताऊंगा आपने कैसे बनाना, 5 मेन लेजर्स बना लेगा। 5 मेन लेजर्स, सपोर्टिंग लेजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 5 मेन लेजर्स बना के, 5 मेन लेजर्स खोल के फैक्ट्री का अकाउंटेंट अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेता है। उसका नाम क्या क्या है? नंबर 1, मटेरियल अकाउंट, आपको पता है सारी चीजें। मटेरियल अकाउंट। नंबर 2, फैक्ट्री, डरना नहीं, कुछ वर्ड्स नहीं आएंगे, डरना नहीं है। लेबर होना चाहिए था यहाँ, लेकिन लेबर मींस डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब सैलरीज की बात हो रही है, तो उसके लिए कंबाइंड लेजर बनता है, फैक्ट्री पे रोल। पे रोल का मतलब सिंपली, पे रोल का मतलब सिंपली ये है कि फैक्ट्री सैलरी की बात हो रही है। आप आराम से बनाइएगा, जस्ट 1 मिनट मेरी पहले बात पूरी कर लेने दें, फिर हो सकता है मैं जरा इसका एक सीक्वेंस आपको दूसरे तरीके से बताऊं। फिर उसके बाद बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से एक लेजर बनता है। हमेशा ज़हन में रखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्री के, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए, मटेरियल, पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फाइनली फिर एक वर्क इन प्रोसेस के नाम से। मैं बेटा करूंगा इस तरह से कि आपको लेजर में एंट्रीज बोल के लेजर में पोस्टिंग इंशाल्लाह पहले सिखाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह इन्हीं लेजर्स में जो मैं एंट्रीज बोल के आपको सिखाऊंगा उसकी इंशाल्लाह फिर हम खुद से लिस्ट भी बना लेंगे। ठीक है, तो रादर देन कि हम रट्टा मारे एंट्रीज को, हम पहले उनकी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, और उसकी बेस पे फिर इंशाल्लाह एंट्रीज को भी लिख के फाइनल कर लेंगे। तो आप लोग इस तरह करें। सबसे पहले मुझे ये बता दें, जो मैंने नया लफ्ज यूज किया दैट इज फैक्ट्री पे रोल। ये कुछ समझ आ गई चीज है? फैक्ट्री पे रोल अकाउंट की चीज जैसे बड़ा मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को?
अगर बीच में इशू आया था तो रिजॉल्व है अब्दुल्ला? बच्चे तो नहीं बता रहे बेटा। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? मेरी आवाज का इशू तो नहीं है? मेरी आवाज का इशू तो नहीं है? ये काइंडली जरा सारा बता दें बच्चों को। जी बेटा, फैक्ट्री पेरोल का मतलब है फैक्ट्री सैलरी, और फैक्ट्री की अगर सैलरी की बात करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर हम फैक्ट्री सैलरी की बात करें तो फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर भी है और इनडायरेक्ट लेबर भी है। तो डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर जो भी उसमें है उसकी कंबाइंड पहले बात होगी, ठीक है? तो बीच में ये भी कंसिडर कर लें, मतलब फैक्ट्री सैलरी की मैं डायरेक्ट भी कंसिडर करूंगा और इनडायरेक्ट भी कंसिडर करूंगा, और ऑब्वियस ही बाद में फिर उसकी इंशाल्लाह सेग्रीगेशन वगैरह भी करूंगा, ठीक है? मटेरियल मींस रॉ मटेरियल, और अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल भी है तो उसकी भी बात भी कर लेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री पेरोल का मैं वर्ड यूज करूं तो उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको आइडिया है, और वर्किंग प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स का भी आपको आइडिया प्लीज है, ठीक है? अब आपको कोई इशू तो नहीं है? आप तो नहीं कोई इशू? बता दें फाइनली, मैं फिर आपको बता दूं अपने लेजर्स बनाने कैसे। जी इस वक्त आवाज बेटा मेरी ठीक है? नहीं अब मुसलसल आ रहा है अब? नहीं अब ठीक है? तो फिर हम नेट जरा चेंज ही कर लेते हैं। ये डिवाइस ऑन? जैसे मिनट बेटा, मैं एक मिनट जरा, एक दफा कर लूंगा। अब्दुल रमजान साहब, मैंने हरगिज नहीं कहा ना करें ऐसे, मैंने ये बात नहीं की है। फैक्ट्री की जो पेरोल रिकॉर्ड होनी है उसमें से डायरेक्ट सैलरी फिर वहां से जानी कहाँ है, और सैलरी कहाँ जानी वो बात की बात है, इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ? तो यहाँ तो नहीं आ रही रिफ्लेक्शन। हो गया नहीं अभी हमारे डिटेक्ट तो नहीं हो रही। जस्ट बेटा एक मिनट में जरा डिवाइस चेंज करूंगा। अब्दुल्ला रमजान साहब, मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि इनडायरेक्ट लेबर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं आना, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की है कि रिकॉर्डिंग का तरीका ये होता है कि मटेरियल मटेरियल के स्टोर रूम में या रॉ मटेरियल के स्टोर रूम में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन्हें मटेरियल अकाउंट में लिखा जाएगा। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंसंट्रेट करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आवाज ठीक है मेरी अब्दुल्ला? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वर्क इन प्रोसेस के लेजर में आएगा, और फिनिश गुड्स स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन फिनिश गुड्स के लेजर में आएगी कि उसमें कितना पड़ा था, कितना हो रहा है, कितना चला गया। उसके बाद फिर सैलरी रिकॉर्ड होती है। ऑब्वियसली डायरेक्ट सैलरी जो है वो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाएगी, और यकीनन जो इनडायरेक्ट सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ट्रांसफर हो जाएगी। वो एक अलग इशू है, लेकिन तरीका क्या होता है, पहले पूरी सैलरी रिकॉर्ड की जाती है और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि डायरेक्ट सैलरी रॉ मटेरियल कंज्यूम में जानी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड होनी है, और फिर इनडायरेक्ट सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जानी है। वो इंशाल्लाह ट्रांसफर एंट्रीज में अलग समझाऊंगा, ठीक है अब्दुल्ला रमजान साहब? जी बेटा, इस तरह आप कीजिएगा कि जरा खुला खुला आपने काम करना है अपने रजिस्टर में। मेरी सजेशन ये है कि मैक्सिमम 3 लेजर्स आप एक पेज पे बनाएं और 2 जो लेजर्स हैं वो फिर नेक्स्ट पेज पे बनाएं, ठीक है? ठीक है सर। इससे ज्यादा आमने सामने स्पेस खत्म, थोड़ी दो तीन 4-5 लाइनों में सारे लेजर्स ना बना लीजिएगा, खुला खुला करके बड़ा बड़ा आधे, बस एक पेज पे 3 से ज्यादा लेजर्स ना हो। उसके लिए भी तरीका ये रख लें। जी राज साहब, मैंने रिक्वेस्ट आपसे की थी, अभी ना बनाइएगा, बाकी बेटा अगर बना लिए तो डेफिनेटली मैं उसका
कुछ भी नहीं सोल्यूशन कर सकूंगा सिवाय इसके कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दोबारा बना लें। अगर एक पेज पे 2 बना लेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं आपके पेजेस भी जाया नहीं करवाना चाहता। शायद 3 बना लें मैक्सिमम, ठीक है, और 2 फिर नेक्स्ट पेज पे बना लें। बाकी इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई मसला नहीं, हम आगे कर लेंगे। बाकी आपकी मर्जी, जलमा साहब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। लैंडस्केप बना लें, पोर्ट्रेट बना लें, इसको साइंस ना बनाएं, फुल कंसंट्रेट करें और लेजेस बना के नाम लिख के मुझे बता दें। उसके एक बार एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि फैक्ट्री पे रोल मींस क्या है। बाकी फिर इंशाल्लाह मैं विद एंट्रीज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता रहता जाता हूँ। जब आप लोग बना लेंगे तो मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जरा टाइम है हमारे पास, इंशाल्लाह मैक्सिमम डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी प्लीज। अब बेटा इसका तरीका हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि आपने सिर्फ समझने पे फोकस रखना है और लिखना यकीनन आपने है, लेकिन बाद में ये सिर्फ मैक्सिमम 8 से 10 एंट्रीज बनेंगी जो बड़े आराम से आपको समझ आ जाएंगी। आपने साथ साथ लिखने की बजाय पहले सिर्फ समझने पे फोकस रखना है, और उसके बाद जब मैं आपसे कहूंगा तो काइंडली प्लीज नोट करना है। मुसलसल आपकी कंसंट्रेशन मुझे रिक्वायर्ड होगी। दूसरा जो आपसे एक फेवर रिक्वायर्ड है वो ये है कि यकीनन ये लेजर आप जिस पेज पे बना रहे हैं उस पेज पे आप ये फिगर्स के साथ दिखेंगे। हम करते इस तरह से हैं कि अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 7 का जरा आंसर निकालने। जरा न्यू कूल कंपनी लिमिटेड का जो डाटा है, मैं उस डाटा को यूज करके आपके साथ ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, यकीनन कोई भी क्वेश्चन यूज किया जा सकता है, लेकिन वो जरा कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें काफी डिस्कशन हुई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है जरा अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास न्यू कोल लिमिटेड के नाम से, उसकी जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल के एक मतलब मींस टू से उस पे आप जरा हाथ अगर रख लेंगे, मींस वहां से डाटा देख के हम यहाँ प्लेस करते रहा करेंगे। तो क्या मैं ये अज्यूम करूं आप लोगों ने क्लास में वो सारी स्टेटमेंट्स बनाई हुई है मेरे साथ? कर लेंगे थोड़ी सी हिम्मत? मतलब रादर देन कि मैं अब एक नया क्वेश्चन शुरू करूं और उस क्वेश्चन की डेप्थ में चले जाएं, एक काम जो हुआ हुआ है हम उसी की बेस पे जरा एक छोटी सी नई चीज समझ लें, और ताकि उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली अगले क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस कर सकें। तो अब आपके सामने प्लीज क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो प्लीज जब मैं आपसे कहूंगा तो आपने प्लीज रेलिवेंट चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले मुझे बता दें, सबसे पहले मुझे बता दें, छोड़ दें ये नहीं बताना, जो मैं पूछूंगा वो बताना है। क्या आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग नजर आ रहा है? आप ना लिखें, बाद में लिखिएगा। क्या आपको 168,000 रॉ मटेरियल का ओपनिंग नजर आ रहा है? सिर्फ कोई एक वर्ड रख लें, सिर्फ एक वाई या एन वर्ड रख लें, उसके अलावा ना टाइम अपना वेस्ट करें। फिगर में लिख दूंगा, प्लीज फिगर में लिख दूंगा। एक चीज और बेटा छोटी सी ज़हन में रखिएगा हमेशा, जस्ट मिनट रुक जाए, अब रुक जाए। ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्रीज यकीनन करेंगे, लेकिन बैलेंसेस जो होते हैं ये एज इट इज कैलकुलेट करके ही ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन लिखे जाते हैं। मींस टू से पिछले साल का जो सीडी था 168 वो ने मटेरियल अकाउंट में बीडी बना लिया। सिमिलरली एक छोटा सा काम पहले कंप्लीट ही कर लें, अपनी स्टेटमेंट में कहीं नीचे जाएं, आपको कहीं ब्रॉड डाउन वर्क इन प्रोसेस नजर आ रहा है 1,83,000। सिमिलरली आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की थी ताकि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। 2,28,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स नजर आ रही हैं।
मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप भी लिखेगा, लेकिन पहले प्लीज फिगर्स ढूंढ लें। और हम ऊपर लिख लेते हैं कि डेटा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का हम यूज कर रहे हैं, न्यू कूल लिमिटेड। सबसे पहला काम जो फैक्ट्री अकाउंटेंट करेगा वो ये होगा कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बना लेगा। आखिरी जो आपसे सवाल है, इससे पहले कि आप फिगर्स लिखने की कोशिश करें अपने नए पेज पे, वहां से आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्या बेटा फैक्ट्री पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी कोई ब्रॉड डाउन होगा यार? फैक्ट्री पेरोल जो है ये सैलरी एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी फैक्ट्री के रिमेनिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट है। याद रखें छोटी छोटी चीजें, एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं ये फॉर द ईयर कैलकुलेट होती हैं। तो एक्सपेंसेस का ये लेजर्स हैं, सैलरी का और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अदर का। इसलिए इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री पेरोल का कोई ब्रॉड डाउन नहीं होगा। मुकीद बेटा ये बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मटेरियल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट और फिनिश अकाउंट्स हमारे एसेट्स हैं, इसलिए इनका ब्रॉड डाउन होगा। लेकिन फैक्ट्री पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्योंकि एक्सपेंसेस के लेजर्स हैं, इनकम स्टेटमेंट के लेजर्स हैं, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हेड्स हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं, तो इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है मिस्टर मुकीत एंड एवरीबॉडी? बेटा फिनिश गुड्स खुदा के लिए शाहजेब साहब, फिनिश गुड्स एसेट है, प्लीज कम ऑन। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स आपके एसेट अकाउंट्स हैं। ये इम्तिहान साहब सब कुछ हो सकता है सर। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की 5 मेन लेजर्स हैं, बाकी सपोर्टिंग लेजर्स जितने होंगे वो भी बना लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, वो एज इट इज है। ठीक है इम्तिहान साहब? अब आप लोग इस तरह करें, आप लोग इस तरह से करें कि जहां पेज पे, जिस पेज पे हमने स्टार्ट लिया है वहां जल्दी से ये ब्रॉड डाउन्स लिख लें ताकि हम अपनी बात आगे बढ़ा सकें। और आई नीड योर कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स। जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बस एक वर्ड चाहिए आपके रिस्पॉन्स के लिए। बाकी डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हो तो वो यकीनन आप पूछें, लेकिन प्लीज कंसंट्रेट करें। जी बेटा असदुल्ला, ये मेरा ख्याल है इस वक्त आपका स्पेसिफिक बेटा आवाज का इशू है, बाकी मेरा ख्याल है ठीक है इस वक्त। जो लोग बेटा लिखते जाएंगे वो दोबारा क्वेश्चन नंबर 7 की वर्किंग में चले जाएं। दोबारा क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा सामने रख लें। दोबारा क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा मींस अपने रजिस्टर में पीछे चले जाएं, वहां पे अगर उंगली रख लें काइंडली, सॉरी आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, आना जाना जरा आपके लिए आसानी रहेगी। अब बेटा मेरी अगली चीज सुने, अब हम सीक्वेंस में चलेंगे, अब हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे और जिस चीज को जैसे जैसे समझने की जरूरत है वैसे ही करेंगे। देन बेटा उसके बाद आ गई आपके सामने रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग में परचेजेस। फुल कंसंट्रेट। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ परचेजेस, तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ परचेजेस? रॉ मटेरियल परचेजेस, परचेजेस डेबिट और कैश, या पेबल क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। अगर कैश पे परचेज है तो कैश क्रेडिट। ना करें ना करें, आपको कुछ नहीं बताना बेटा तुम्हें, आप सिर्फ उस चीज का रिस्पॉन्स दीजिएगा जो मैं पूछूंगा। प्लीज जो चीजें पुरानी है वो मैं खुद से बेटा डिस्कस करता रहता हूँ, नई चीज आपको बता के फिर आपसे पूछूंगा तो आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। ऐसे टाइम वेस्ट ना करें ऐसे टाइप करने में। ठीक है, सॉरी मैं आपको मतलब नहीं रोकना नहीं चाह रहा, अच्छी बात आप सोचें, लेकिन ऐसे टाइपिंग में जो टाइम वेस्ट हो रहा है मैं नहीं चाह रहा कि इस वक्त आपका वेस्ट हो। आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो डिस्कशन हो रही है वो आप सही तरह से सुने। ठीक है प्लीज? ठीक है ऑफिस शेब आप भी बेटा प्लीज। यकीनन परचेज अगर हुई है तो परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर क्रेडिट परचेज है तो परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। लेकिन बेटा ये जो हमारी सारी डिस्कशन है फैक्ट्री अकाउंटिंग एंट्रीज में, ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के हवाले से, परपेचुअल एंगल से है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि परचेज की जगह अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश, या पेबल विच एवर इज द केस क्रेडिट? ये मेरी बात अब समझ आई है, ये मेरी मटेरियल डेबिट वाली? अब यहां रिस्पॉन्स दे जरा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है रॉ मटेरियल का 27
28,000 मटेरियल अकाउंट डेबिट, और कैश अगर चला गया है तो कैश क्रेडिट। हमें क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम नॉर्मली फिर क्रेडिट ही अज्यूम करते हैं। तो ओपनिंग में इस रॉ मटेरियल ने ऐड होना है। तो माय डियर मनान, मतलब यही है, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट। लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस के नाम से भी है और फिनिश गुड्स के नाम से भी है। तो इन्वेंट्री मींस मटेरियल इन्वेंट्री कह लें। आई थिंक मटेरियल अकाउंट सिंपली डेबिट, मटेरियल अकाउंट डेबिट। और कैश अगर चला गया है तो कैश क्रेडिट, और अगर कैश नहीं गया तो पेबल क्रेडिट या क्रेडिटर्स क्रेडिट, जो भी आपको लफ्ज अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 में डाटा है वो कंबाइंड परचेजेस का है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप अकाउंटेंट फैक्ट्री में, तो जैसे जैसे मटेरियल खरीद रहे होंगे साथ साथ डेट वाइज परपेचुअल की बहस है, आप मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट करते जाएंगे। यहाँ तक बात मेरी समझ आ गई है? हमारे पास क्योंकि टोटल अवेलेबल है तो मैंने उसकी बेस पे एंट्री कर दी है। आप भी लिख लें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। अकाउंट डेबिट एंड कैश या पेबल क्रेडिट। बेटा नुमान तारिक, मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम सिर्फ पोस्टिंग के एंगल से एंट्रीज बोल के लिख लें तो इंशाल्लाह कोई हमारे लिए इशू नहीं बनेगा। जब हम ये डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि फिर हम एक पेज पूरा बना लेंगे। मैं इंशाल्लाह आपसे बल्कि पूछूंगा तो उस पेज पे हम अलग से जनरल एंट्रीज कर लिख लेंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त ये जनरल एंट्रीज भी लिखना, लेजर्स भी बनाना, दोनों इकट्ठा जरा मुश्किल काम हो जाएगा। पहले हम जरा फोकस कर लें, जो चीज अगर समझ आ गई तो इंशाल्लाह उसकी एंट्री बनाने में कोई इशू नहीं है। ठीक है नुमान तारिक साहब एंड एवरीबॉडी। बेटा इम्तिरान साहब, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रेडिटर्स की जगह ट्रेड पेबल वर्ड भी होता है ना। इस तरह की चीजें करें, अब आप बड़े हो गए हैं, इस तरह की बातें करके ऐसी मुझे शर्मिंदा ना करें। क्रेडिटर्स को ही ट्रेड पेबल्स भी कहा जाता है और सिंपली पेबल्स भी कहा जा सकता है। प्लीज इम्तिरान साहब ऐसे ना करें, प्लीज। ये बातें शुरू से लेकर एंड तक जो हुई हैं वो सब ध्यान में रखें। जी माय डियर, असर अगर मैं आपसे ये कहूं, अब हमारे क्वेश्चन में कुछ चीजें नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ जरा एक्सप्लेन इसलिए करूंगा कि जरा आपके जहन में कोई अदरवाइज पॉसिबिलिटीज भी आ जाएं और हमें फिर प्रॉब्लम ना आए। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि फर्ज करें अगर ये पता चले कि मटेरियल रिटर्न हो गया है, परचेज रिटर्न हो गई है, तो ये बड़ा फिर ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, कैश या पेबल डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। मटेरियल डेबिट हुआ जब परचेज हुई तो मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिगर तो नहीं है लेकिन मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। बात ठीक है मेरी वैसे, कि ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी अगर मटेरियल रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आप वापस अपने पेज पे चले जाएं जहां न्यू कूल का आंसर लिखा हुआ है। फोकस ऑन द स्टोरी। देन माय डियर, उधर अगर आप देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग आगे चीज आ रही है, कस्टम ड्यूटी। पहले कस्टम ड्यूटी की स्टोरी सुन लें। अब बेटा अगर आपसे कहा जाए कि कस्टम ड्यूटी हुई है तो कोई साइंस नहीं बनानी, बिल्कुल पहले रिलैक्स रहना। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें सिंपली ये कहना चाहिए, मैंने आपसे कहा था 5 मेन लेजर हैं, बाकी सपोर्टिंग लेजर्स बेतहाशा हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कस्टम ड्यूटी पे हुई है तो कस्टम ड्यूटी डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। ऑफ कोर्स कैश या पेबल का भी अपना लेजर होगा, वो हमारे फोकस में नहीं है। तो आप इस बात से एग्री कर जाएंगे कि इनिशियली कस्टम ड्यूटी डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट एक एक्सपेंस हमारा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कस्टम ड्यूटी है इसने भी परचेज कॉस्ट का पार्ट बनना है, मींस परचेज कॉस्ट में इसने ऐड होना है, तो क्या मेरी बात से आप एग्री कर जाएंगे? क्या जो कस्टम ड्यूटी है ये भी परचेजेस से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो देयरफॉर अगर मैं आपसे ये कहूं, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुनना है, कि जब कस्टम ड्यूटी पे की तो हमने एंट्री कर दी, लेकिन क्योंकि इस कस्टम ड्यूटी ने एक डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे, एक डायरेक्ट परचेज रिलेटेड एक्सपेंस के तौर पे परचेजेस में ऐड होना है, तो देन क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि फुल कंसंट्रेशन मेरे वर्ड सुनिएगा, कि इस कस्टम ड्यूटी को इसके सेपरेट लेजर से फिर ट्रांसफर कर देना चाहिए मटेरियल के लेजर में डेबिट साइड पे।
यकीनन कंपाउंड एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन आराम आराम से स्टेप वाइज सुने। कस्टम ड्यूटी पे हुई, कस्टम ड्यूटी डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, लेकिन देन इस कस्टम ड्यूटी ने मटेरियल की परचेज में अगर ऐड होना है तो इसे कस्टम ड्यूटी के लेजर से मटेरियल के अकाउंट में अगर मैंने ट्रांसफर करना है तो क्या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि गौर से मेरे वर्ड सुने, ट्रांसफर करना। अच्छा, क्यों ट्रांसफर करना है? क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस है। तो ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या एंट्री करूं? मटेरियल अकाउंट डेबिट, पहले मेरी बात पूरी होने दें। मटेरियल अकाउंट डेबिट, लेकिन मुझे किस लेजर से उठा के इस फिगर को यहां लेके आना है? कस्टम ड्यूटी अकाउंट क्रेडिट। मतलब इसका क्या हुआ? कस्टम ड्यूटी का जो एक्सपेंस था वो एक्सपेंस अपने इस लेजर से अब ट्रांसफर होके मटेरियल अकाउंट में चला गया, और देयरफॉर ऑब्वियसली इस ट्रांसफर के बाद इस कस्टम ड्यूटी के लेजर का कोई बैलेंस नहीं रहेगा। वो कहां चली गई अमाउंट? वो मटेरियल अकाउंट में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वो परचेजेस से रिलेटेड लेजर है। तो सपोर्टिंग लेजर, ताकि हम पूरी बात समझ आ जाए, हमें बात कुछ समझ आई है। कस्टम ड्यूटी पे की, एक्सपेंस डेबिट किया, और फिर इस एक्सपेंस को रेलिवेंट लेजर में ट्रांसफर करने के लिए मैंने एक ट्रांसफर एंट्री बताई, मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड कस्टम ड्यूटी अकाउंट क्रेडिट। मेरी पोस्टिंग और मेरे रेफरेंसेस क्लियर हो गए आप लोगों को? छोड़ दें साकिब साहब, अच्छी बात अगर याद आ गया है, लेकिन प्लीज इस वक्त जो बात हो रही है इस पर फोकस कीजिएगा। अच्छी बात है जो आपको समझ आ गया, याद आ गया, वो भी ठीक कह रहे हैं आप। तो देन बेटा आप इस तरह करें, कुछ मैं सपोर्टिंग लेजर्स बनाऊंगा छोटे छोटे से। आप इसमें नहीं बेटा, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, इस तरह का प्लीज कोई पीरियोडिक परपेचुअल चक्कर नहीं है माय डियर, ऐसा ना कर दीजिए खुदा के लिए। छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, जब उसकी जरूरत पड़ेगी जो बात हो रही है उस पर फोकस करें माय डियर। ये बड़ा प्रॉब्लम है, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान है नहीं, जो होना है वो बात की बहस से शुरू हो गए। तो आप इस तरह करें, 5 मेल लेजर आपने खोले में, किसी नेक्स्ट पेज को यूज करके जो छोटे छोटे लेजर्स मैं सपोर्टिंग बनाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ये आप लोग भी नोट कर लें। मैं एम वेटिंग, ये लेजर भी नोट कर लें और अपना मटेरियल का अकाउंट फाइनल कर लें ट्रांसफर एंट्री ऑफ कस्टम ड्यूटी से। जी माय डियर राशिद साहब, ये डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए इसे परचेज में ऐड होना चाहिए। जी फरहान साहब, बेटा आपसे रिक्वेस्ट है अपना आंसर काइंडली बेटा अगर एक ही दफा दें तो बेहतर है, वो फिर बाकी जब आंसर देते हैं तो बात बहुत ऊपर चली जाती है, कुछ लोगों के पसंद होते हैं वो फिर मुझे नजर नहीं आते। तो काइंडली प्लीज, आई रिस्पेक्ट योर जज्बात। अच्छा है आपने मुझे 4 दफा बताया कि आपने लिख लिया है, लेकिन वो एक ही मैसेज में काइंडली अगर भेज दें कि 4 दफा, तो तब भी ठीक है। तो ना करें प्लीज, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी अब्दुल रमजान साहब, इस तरह बेटा इन चक्करों में ना पड़ा करें, कुछ ना कुछ तो हिम्मत किया करें प्लीज। जो बात हुई आपको पता है कहाँ देख के लिखनी है, इन चक्करों में नहीं पड़ा। जी मुकीर साहब, कस्टम ड्यूटी डेबिट है, अगर उसे ट्रांसफर करना है तो ऑब्वियसली फिर कस्टम ड्यूटी क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगी, और देयरफॉर इसे मटेरियल अकाउंट में डेबिट होना। ठीक है मुकीर साहब? परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस शरासत, कस्टम ड्यूटी परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है। जी डियर, नोटेड है पॉइंट डियर, रेफरेंसेस क्लियर है सारे? बस ठीक है, जिन्होंने लिख लिया ठीक है। बेटा अगर आपको मैं खुद महसूस हो रहा है कि इस वक्त इररिलेवेंट क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है फिर बेटा आपको पूछना ही नहीं चाहिए, ना करें इससे। जी माय डियर, हर अकाउंटिंग हेड के लेजर होते हैं आतिफ साहब, बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ उन लेजर्स पे है जो इस वक्त हमारी डिस्कशन का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग भी काइंडली प्लीज, यकीनन कैश का लेजर होगा या पेबल का लेजर होगा, वो सब लेजर्स होंगे, लेकिन हमारा जिन चीजों पे इस वक्त फोकस है अगर हम उसी पे रहें तो बेहतर है। जी डियर अब्दुल समद साहब ने अब एक बात की है, सब लोग सुने, अब मेरे इधर कुछ वर्ड सुनते रहे। इसी तरह बेटा अगर फर्ज करें कैरिज इनवर्ड्स होता तो यकीनन हम कैरिज इनवर्ड्स की एंट्री करते हैं, कैरिज इनवर्ड्स डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, लेकिन फिर उस कैरिज इनवर्ड्स ने भी परचेजेस का पार्ट बनना है, तो हम फिर एक और ट्रांसफर एंट्री करते, क्या क्या क्या? मटेरियल डेबिट और कैरिज इनवर्ड्स क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स, जो छोटा सा एक रूल हमने कस्टम ड्यूटी के एंगल से सीख लिया है, यही रूल कैरिज इनवर्ड्स पे भी अप्लाई होगा, फिर अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है उन पे भी अप्लाई होगा,
एंड सो ऑन। हाँ, अगर कोई रिफंडेबल टैक्स होगा तो उसने मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना है। ठीक है मिस्टर यलमाज एंड एवरीबॉडी? जी अब्दुल समद साहब, यलमाज साहब। अब आप वापस आ जाएं, हम अपने क्वेश्चन के डाटा को यूज करके बात आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। कस्टम ड्यूटी के बाद क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया, क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड है, क्योंकि वो मटेरियल की परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है मिस्टर उस्मान जाई साहब। जी डियर, उसके बाद आगे देखेंगे, अगर आप सीक्वेंस पर चलते जाएं तो फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। याद रखें छोटी छोटी मेरी बातें। ओपनिंग ये जो बैलेंसेस हैं ये कैलकुलेट होते हैं, और उसके बाद फिर मिसिंग फिगर्स आइडेंटिफाई की जाती। मींस से इस क्लोजिंग रॉ मटेरियल के एंगल से कोई ऐसा एंट्री नहीं है, इसको हम सीडी के तौर पे लिख देंगे। ये बात मेरी ठीक है? प्लीज ये बात मेरी ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस एक सीडी के तौर पे आ जाएगा, लिखें आप भी। लिखें 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 लिखें। वापस अपने ओरिजिनल पेज पे चले जाएं। जब क्लोजिंग बैलेंस में हमने माइनस किया था तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया था। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि जो रॉ मटेरियल ट्रांसफर होना है फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टोर रूम टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ताकि इस्तेमाल हो सके, ये वो फिगर है। आप लोग इस तरह करें, कैलकुलेटर्स पकड़ें। वैसे तो ये वही अमाउंट है जो कैलकुलेट हो चुकी है पहले, लेकिन एक दफा दोबारा तसल्ली कर लीजिएगा जरा। ये जो मैंने लेजर बनाया है आपके सामने मटेरियल का, कैलकुलेटर उठाएं और इस लेजर में क्रेडिट साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो सॉल्व करके बताएं क्या आ रही है। टोटल मैं कर देता हूं, वो चाहे आप देख के लिख लीजिएगा, उसका इशू नहीं है। आप जरा मुझे इस लेजर में एक बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पे, जरा बताएं कितनी आ रही है। ये बड़ा तकरीबन फिगर आएगी 3229400। जी बिल्कुल ठीक है, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंस, फॉर द हेल्प। अच्छा बेटा, इस फिगर का नाम आपको पता है? इसका नाम वही है, आंसर देखें, इसका नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका नाम है। लेकिन आप लोग परेशान ना होइएगा कि ये मैंने नाम इतना ऊपर जाके क्यों लिखा, इसके सामने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा सामने यहां हम वो रेफरेंस लिखेंगे जिस लेजर में इस अमाउंट ने जाना है। ठीक है, तो यकीनन बात मेरी पूरी सुन लें जरा। यकीनन इस अमाउंट का नाम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, लेकिन आपको ये पता है कि रॉ मटेरियल ना 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 हसन, ऐसे नहीं करना। आपने जो बात की है मेरा ख्याल मैं आपके सामने खोल ही लूं, आपने बात ही कर दी ऐसी कि आप लोगों को पता है ये रॉ मटेरियल जो है इसने रॉ मटेरियल के स्टोर रूम में से जाना कहाँ है। इस ना कीजिएगा माय डियर, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई। ना 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 फराज किधर निकल गया माय डियर? ये रॉ मटेरियल ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना है, रॉ मटेरियल ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना है। ये जो मैंने मटेरियल अकाउंट बनाया है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मटेरियल रॉ मटेरियल के लेजर को, रॉ मटेरियल के स्टोर रूम को, सॉरी। फिनिश गुड्स का जो मैंने लेजर बनाया है वो फिनिश गुड्स अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या होना है और कौन कौन से उससे खर्चे इकट्ठे होने हैं, इसके लिए मैंने एक वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मटेरियल ने मटेरियल के स्टोर रूम में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना है? यस जाना है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए लेजर हमने किस नाम से बनाया है? अपनी जो अभी वर्किंग हम कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस के नाम से बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं फुल कंसंट्रेट कि ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम अमाउंट है इस अमाउंट की होनी है, एंट्री होनी है मटेरियल अकाउंट क्रेडिट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मींस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट। इट मींस कंसंट्रेट फुल 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 फुल। ये डबल एंट्री फिर आपने इकट्ठी पोस्ट करनी है। वर्क इन प्रोसेस में रेफरेंस आ जाएगा मटेरियल और मटेरियल अकाउंट में रेफरेंस आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस। थोड़ी जरा स्पेस मेरे पास लिमिटेड सी है इसलिए मैं जरा एब्रीविएट यूज कर रहा हूं।
बात क्लियर है? कहां से मटेरियल कहां गया? फिनिश गुड्स में नहीं गया। मटेरियल पे तो काम होना है, कहां काम होना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लेजर का नाम वर्क इन प्रोसेस अगर है, तो क्योंकि वहां चीजें बननी है और फिर बन के आगे जानी है, तो माई डबल एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज मटेरियल अकाउंट क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट। मेरी बात 100% क्लियर होनी चाहिए। 100% क्लियर है? पोस्टिंग भी करें, सब कुछ जब मैंने लिखा है वो भी लिख लें, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। नोट करें, एंट्रीज इंशाल्लाह लिख लेंगे, उसकी टेंशन ना लें। एंट्रीज कहां से कहां जा रही हैं, अमाउंट कहां से कहां जा रही हैं, ये अगर हम समझ गए तो बाकी कोई इश्यू इंशाल्लाह नहीं बचना है। डन सर? जी अब्दुल समद साहब, चीजें जो है वो रॉ मटेरियल के स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जानी है, ताकि फिर उन पे बाकी काम हो के फिनिश गुड्स कंप्लीट हो सके। मींस इन पे फिर मटेरियल पे डायरेक्ट लेबर भी लग जाए और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लग जाए, ताकि फिर ये फिनिश गुड्स जो हैं वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चली जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और बाकी फिर वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग आ जाए। तो मटेरियल ने कहाँ जाना होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर काम होना होता है, तो एंट्री बन जाएगी। फुरकान अली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है मिस्टर अब्दुल समद साहब? जी माय डियर, वर्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिफ्लेक्शन कर रहा है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। ठीक है जलमा साहब? जी माय डियर, इसके बाद आप दोबारा चले जाएं। अब आप दोबारा काइंडली चले जाएं अपने न्यू कूल एंड कंपनी की तरफ। छोड़ दें बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। मटेरियल कम हो रहा है स्टोर रूम में, क्रेडिट हो गया, और यही मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ रहा है, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया। इस बात को छोड़ दें। अब आप दोबारा अपने आंसर की तरफ चले जाएं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आपको नजर आएगा डायरेक्ट लेबर। लेकिन बेटा डायरेक्ट लेबर की काउंटिंग आपने फुल कंसंट्रेशन सुननी है, बिल्कुल सिंपल सी चीज निकल आएगी, लेकिन नए कुछ एंगल से बातें हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ साथ रहना। अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो हम बेस करने की बजाय जरा प्लीज एक छोटी सी वर्किंग जरूर कर लें। फैक्ट्री जरा जहन में लाएं। फैक्ट्री का बेटा जो अकाउंटेंट है, उसने सैलरी तो प्रिपेयर करनी है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंप्लॉइज हो या चाहे अदरवाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर किसी भी और डिपार्टमेंट में, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में हो, फिनिश गुड स्टोर रूम में एम्प्लॉइज हो, क्वालिटी कंट्रोल में हो, कहीं भी हो, कैफेटेरिया में हो, पूरी फैक्ट्री का उसने सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो तरीका बेटा ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में अकाउंटेंट पहले पूरी फैक्ट्री का एक्सपेंस प्लस कर लेता है। उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, कैलकुलेटर उठाएं, पूरी फैक्ट्री का अगर हम एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो वो ये होगा। कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करें, अपना आंसर अपना क्वेश्चन नंबर 7 का सामने रख लें। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कैलकुलेटर पे लिखें 8,25,000 है, लेकिन नीचे जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आए, वहां भी लेबर दो नामों से अलग नजर आ रही है। इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट लिखें कैलकुलेटर पे 2,06,800, इनको प्लस कर दें, और फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी भी 95,800 प्लस कर दें, और इज इक्वल टू दबा दें। प्लीज कौन कौन सी अमाउंट्स? डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। इसको अगर आप प्लस कर दें तो जो भी अमाउंट आए, वो मुझे अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ये वो टोटल सैलरी का एक्सपेंस है हमारे इस डेटा में, जो फैक्ट्री में इस साल में इंकर हुआ है। यहां तक ये बात समझ आती है? 8,25,000 प्लीज सॉल्व करें सारे, प्लस 2,06,000, 8,25,000 plus 2,06,800 plus 95,000 and 800, ये टोटल एक्सपेंस आपका बन जाएगा 11,27,600। क्या ये एक्सपेंस है टोटल? यकीनन इस एक्सपेंस ने क्लासिफाई होना है बिटवीन द डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, वो अलहदा इशू है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रिलैक्स होके इस टोटल सैलरी एक्सपेंस की मेरी एंट्री सुने, तो प्लीज सुन लेंगे। लिखने की कोई जल्दी नहीं है, जो चीजें रह जाएंगी कल कर लेंगे, लेकिन इस सैलरी एक्सपेंस की एंट्री होगी तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और अगर बेटा कैश चला गया है
तो कैश क्रेडिट, और अगर कैश नहीं गया तो सैलरी पेबल क्रेडिट। बात ठीक है मेरी सर? जी अलमाज साहब, वो एक अलग इशू है, वो बाद में कर लेंगे। सैलरी एक्सपेंस ने डेबिट होना है। आतिफ अब्बास बेटा ये बहुत ही आपका अजीब एटीट्यूड है, क्या फ्यूल कंज्यूम्ड भी सैलरी का एक्सपेंस है यार? ये क्या मजाक किया है? फ्यूल कंज्यूम भी फैक्ट्री में सैलरी का खर्चा है, और क्या मैं सैलरी की काउंटिंग करते हुए फ्यूल कंज्यूम को भी जमा कर लूं? सर जी क्या कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट माय डियर सैलरी, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि वहां वहां फ्यूल कंज्यूम भी लिखा है, वहां तो डेप्रिसिएशन भी लिखी हुई है। तो हम सैलरी की बात कर रहे हैं बेटा, जब सैलरी खत्म कर लेंगे तो यकीनन वहां फ्यूल कंज्यूम्ड भी है जिसकी एंट्री होनी है, डेप्रिसिएशन है उसकी भी इंशाल्लाह एंट्री कर लेंगे यार। लेकिन माय डियर दिस इज नॉट द वे यार, क्या हो गया? तो सैलरी की अगर बेटा मैं एंट्री करूं तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट डबल 1127600, और सैलरी एक्सपेंस पेबल क्रेडिट 1127600। हाँ अगर कुछ वर्ड्स बदल गए हैं तो डरे बगैर सुने, जाते जाते क्या मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ, फैक्ट्री पे रोल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और फैक्ट्री पेरोल पेबल क्रेडिट। क्या फैक्ट्री पेरोल का वर्ड सैलरी के लिए अगर है तो ये ऑल्टरनेटिवली यूज हो सकता है? तो तरीका बेटा ये होता है, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और इंशाल्लाह फिर इसको क्लासिफाई भी करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीजें तभी तक मुश्किल होती हैं जब तक बंदा समझ ना ले। आप लोग कोशिश करें, मैं भी अपनी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं आपको सही तरह से समझा सकूं। इंशाल्लाह ये बात कल इंशाल्लाह यही कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एटलीस्ट जरूर रिवाइज करें, और जिनका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था जरूर एक नजर उसको भी देख के फाइनल करें। आज टाइम लगाएं, 1 घंटा जरूर निकालें, साथ साथ पढ़ना ही सोल्यूशन है। इंशाल्लाह कल नॉर्मल टाइम पे अपने मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।